नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। आज बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, यानी कि जो सांसद होते हैं, जो सदस्यगण होते हैं पार्लियामेंट के, उनके क्या क्या पावर्स हैं, उनके क्या क्या प्रिविलेजेस हैं और उनको क्या क्या इम्यूनिटी दिया गया है। तो बेसिकली ये कलेक्टिव तौर पे भी दिया जाता है, कलेक्टिवली भी कुछ इनको प्रिविलेज दिया जाता है, फिर इंडिविजुअल प्रिविलेज दिया जाता है, सबको अलग अलग तरीके से, यानी कि हर इंडिविजुअल जो मेंबर है उनका अपना प्रिविलेजेस होता है। ओके, सो अगर बात करें आर्टिकल 105 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है और 106 जो बात करता है, सबसे पहले तो आर्टिकल 105 बात करता है पावर्स ऑफ प्रिविलेजेस एटसेट्रा, और व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 106 विच टॉक्स अबाउट सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स। खैर, अगर बात करें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का, ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है और ये कहाँ से आया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज borrowed फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाया गया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, हाँ, जैसे कि अगर हम बात करें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक बहुत बड़ा फीचर है हमारे, जितने भी बड़े फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ज़्यादातर ब्रिटिश से लाया गया। क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, या फिर रूल ऑफ लॉ की बात करें, या फिर कोई लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो होता है, या फिर सिंगल सिटीजनशिप की बात करें, कैबिनेट सिस्टम की बात करें, यहाँ तक बाई कैमरलिज्म यानी दो हाउस होता है, चाहे पार्लियामेंट का बोल रहे, स्टेट लेजिस्लेचर में भी दो हाउस होता है, विधानसभा, विधान परिषद बहुत सारे राज्यों में है। ओके, कुछ राज्यों में है, बहुत सारे राज्यों में नहीं है। और अगर बात करें यूनियन का, तो वहाँ पर तो पार्लियामेंट में दो हाउस है ही है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल, यानी राज्यसभा एंड लोकसभा। चलिए, खैर, कुछ प्रोविजंस जो दिए गए हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, आर्टिकल 79 से 1 to 2 तक, 79 से 1 to 2 तक सारे डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने अभी तक जो डिस्कस किया है वो आर्टिकल शायद 100 तक, 104 तक बात किया है, वो सारा डिस्कस कर दिया है मैंने। खैर, आज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात किया जाए कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या क्या होता है, इसके कुछ एक्सेप्शनल एडवांटेज हैं, क्या है। अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की अगर बात करें, ये ग्रांट करता है मेंबर्स को, लेजिस्लेचर्स को, एक वर्ल्ड वाइड, एक, जैसे कि अगर बात करें, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री की ही बात करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में ही होता है ज़्यादातर, और जो भी राइट्स दिए जाते हैं लेजिस्लेचर के अंदर, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो देश को चलाता है एक तरीके से, दैट मीन्स दैट्स द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट द लेजिस्लेचर एंड देयर मेंबर्स इंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेज एंड फंक्शंस। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे मैंने बताया अभी, कि दे इंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस, सर्टेन फंक्शंस। ओके, अगर बात किया जाए, अगर ओरिजिन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया, कि ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, क्या ये ब्रिटिश राज से है, क्या है यहाँ पर। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो 1947 के बाद आया, तो 1947 के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, और उसमें क्या था कि कुछ प्रोविज़न डाले गए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से रिलेटेड। लेकिन क्या उससे पहले था, तभी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया। तो हाँ, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1883 की बात करें, तो चार्टर्ड एक्ट 1883 की अगर बात करें, तो उसमें भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की कहीं ना कहीं बात हुई थी। अगर बात करें इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। सो ये सारी चीज़ों में बात किया गया था कि एक तरीके से ऑफिशियल, एक तरीके से देखा जाए तो, जिस तरीके से लेजिस्लेचर्स का जो प्रिविलेजेज हैं, वो एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है लेजिस्लेचर में, जो कि प्रोवाइड किया गया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ब्रीफ में ही बात करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 था ना, 1909 तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट, ये था 1935। तो यहाँ से भी कुछ चीज़ों को लिया गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन लेजिस्लेचर अगर बात करें, तो बेसिकली इसी से लिया गया था, समझ गए। सो कुछ चीज़ें ली गई, और बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो जाहिर सी बात है आर्टिकल 105 क्लॉज 1 और 106 में सैलरी अलाउंसेस की बात करता है, दैट्स इट।
यूज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की अगर यूज की बात करें तो क्या बात करता है, जैसे कुछ एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है, राइट्स एंड इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करता है मेंबर्स ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट कमिटी टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शंस टेकन बाय देम। सो अगर बात करें, देखिए बेयर एक्ट लैंग्वेज को रीड करते हुए डिस्कस करता हूँ। पावर्स, privileges etc. of the houses of parliament and the members and committees thereof, subject to the provision of this constitution and the rules and standing orders regulating the procedure of the parliament, there shall be freedom of speech in the parliament। जाहिर सी बात है जो मेंबर्स हैं उनके पास कलेक्टिव एक तो राइट है, इंडिविजुअल राइट भी है, कलेक्टिव राइट भी है कि उनके पास बोलने की आज़ादी होना चाहिए। 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसमें से ही लाया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला जो। अब बाकी तो सारा तो इंग्लिश लॉ ही है, तो हर जगह से सोर्स अगर मिलाया जाए तो इंग्लिश लॉ से ही आया है। और हर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो हमारे इंडिया का कल्चर भी डाइवर्स है, हम हर चीज़ों से उठा कर लाए हैं हमारा। तो उस तरीके से हम एक तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर बात करें तो इंडिया शुरू से ही लोकतांत्रिक प्रदेश था। सो उसका हिस्ट्री भी बहुत बड़ा है। तो उस तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बहुत पहले से ही था। लेटर ऑन जो 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में जो भी चीज़ें हुई वो तो लेटर ऑन वह सारा तो है ही है इसमें। खैर अगर बात किया जाए कुछ चीज़ों की, जैसे कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात किया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा पार्लियामेंट में, ओके, कि देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। नाउ कम टू 105 clause 2, no members of parliament shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either house of parliament of any report, paper, vote, proceeding, कुछ भी। जैसे कि देखिए इसको एक ब्रीफ में समझते हैं, ये क्या प्रोवाइड करता है एक तरीके से कि इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट्स, कि देखिए पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग हो रहा है उसमें आपको कहीं ना कहीं छुटकारा मिलता है किन सारी चीज़ों से कि आपको कोर्ट वगैरह में घसीटना नहीं पड़ेगा। आपको मतलब यार जो मेंबर है पार्लियामेंट के उनको कोर्ट वगैरह में नहीं जाना। अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में कई बार हो जाता है तू मैं तो वो चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कोर्ट में जाना जायज़ नहीं है, उसको जायज़ नहीं ठहराया गया। से दैट मीन्स द इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट्स रिगार्डिंग एनीथिंग सेड, कुछ भी बोला जा सकता है, और एनी वोट गिवन बाय अ मेंबर। अब मेंबर को राइट है, इंडिविजुअल राइट है कि वो किसी को भी वोट दे सकता है। मान लीजिए कि स्पीकर का वोट हो रहा है, किसी भी चीज़ का वोट हो रहा है, या फिर कोई लॉ बिल पास हो रहा है, तो ऐसे केस में उनका ये राइट बनता है वो किसी को भी वोट दें। दैट इज़ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑन दैट, कि अगर किसी के इंटरेस्ट के मुताबिक अगर इसने वोट नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोर्ट में ले जाके घसीटेंगे। दैट मीन्स इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट्स regarding anything said or any like power which is given regarding the powers regarding the voting rights, like, or you can say the voted given by a member in a parliament or any committee thereof, जो भी चीज़ें हैं लिखी जो, चलो कोई बात नहीं। ये क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लियर हो गया। और क्या क्या दिया गया है इन अदर वर्ड्स, इन अदर रिस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो द पावर्स एंड प्रिविलेजेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड ईच हाउस, यानी कि एज यू नो काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा एंड लोकसभा, एंड ऑफ द मेंबर्स एंड द कमिटीज ऑफ ईच हाउस शैल बी सच एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी डिफाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, and until so defined shall be those of that house and its members and committees immediately before the coming in force in section 15 of the constitution 44th amendment 1978। चलिए खैर अगर बात किया जाए कि देखिए कि ये एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड और भी करता है। प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट्स तो हो गया, इम्यूनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी रिगार्डिंग पब्लिकेशन और अंडर अथॉरिटी ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि जो भी पब्लिकेशन होगा चाहे तो रिपोर्ट, पेपर, वोट्स, प्रोसीडिंग्स, जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ों से इम्यूनिटी होता है। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें तो बता दी गई है, ये जो एक तरीके से जो 105 में क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 जो भी बात किया गया है, और उसके बाद क्लॉज 4 बात किया 1 2 3 जो भी क्लॉज है उसके उस पर ये अप्लाई होगा। चलिए खैर राइट टू स्पीक अदरवाइज जो भी प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस है ये डिस्कस करेंगे। लेकिन टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में जो टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कितने तरह का होता है उसमें एक चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहला चीज़ जो मैंने बताया आप ही कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और दूसरा क्या मैंने बताया था कि इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग,
कोर्ट्स प्रोसीडिंग से उसको एक तरीके से इम्यूनिटी है। और तीसरा मैंने बताया कि इम्यूनिटी फ्रॉम लायबिलिटी है। अब ये तीसरा इम्यूनिटी मैंने बताया, ये इम्यूनिटी किस चीज़ से रिगार्डिंग है? पब्लिकेशन से रिगार्डिंग, यानी रिपोर्ट्स, पेपर, वोट्स, प्रोसीडिंग्स, उससे रिगार्डिंग है। लेकिन जो इंडियन पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेज है, जो भी पार्लियामेंट में जो प्रिविलेजेज है इंडियन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में, ये क्या क्या है, इसमें कितने कैटेगरी में इनको बांटा गया है? तो इंडियन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज की अगर बात करें तो ये कम से कम जो विशेष अधिकार जो दिया जाता है पार्लियामेंट्री में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर में जो मेंबर होते हैं उनको विशेष अधिकार, ये कितने तरीके का विशेष अधिकार होते हैं? सबसे पहले मैंने अभी बात किया था सबसे पहले कि ये 2 तरीके का होता है। सबसे पहले होता है कलेक्टिव प्रिविलेजेज, आप जब बुक पढ़िएगा वहाँ पे ये मिलेगा आपको। और सेकंड होता है इंडिविजुअल प्रिविलेजेज। देखिए स्पेलिंग गलत हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। खैर, कलेक्टिव प्रिविलेजेस की अगर बात करें, ये वो प्रिविलेजेस होते हैं जो कि इंजॉयड किए जाते हैं पूरे जो इंडियन पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर सदस्य गण हैं उनके द्वारा ये इंजॉय किया जाता है। अगर इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की बात करें तो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या होता है कि ये ऐसे प्रिविलेजेस होते हैं जो कि सिक्योर्ड होते हैं। किनके लिए? जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके लिए ये बेसिकली सिक्योर्ड होता है, समझ लीजिए। मतलब इंडिविजुअल तौर पे हर एक मेंबर के लिए अपना अपना राइट है, सबके पास एक ही राइट होता है, मतलब हर पर्सनल तौर पे भी उनके पास इंडिविजुअल प्रिविलेजेस दिया गया है। अगर बात करें, देखिए कलेक्टिव प्रिविलेजेस मीन्स दोज प्रिविलेजेस विच आर एंजॉयड बाय द इंडियन पार्लियामेंट एज अ होल, एंड इंडिविजुअल प्रिविलेजेस आर दोज प्रिविलेजेस विच आर secured to the members of parliament like on the individual level you can say. Okay, so collective privileges of Indian constitution की बात करें तो समझ गए कि क्या है नहीं है। so the रिपोर्ट्स और डिबेट्स जो होते हैं प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग जो भी होता है, पब्लिश्ड है या फिर डिनाइड है और या फिर पब्लिश्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट है, that is 44th Amendment Act allowed the media to publish the true reports of the parliamentary proceeding except the same related to the secret sitting हो रहा है। अगर देश के सिक्योरिटी की बात है तो वो तो सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी की अगर बात है, देश की संप्रभुता की बात है, तो ऐसे केसेस में तो सीक्रेट सिटिंग अगर हो रहा है तो उसका तो लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जा सकता है, ये तो सोचने की बात है। लेकिन उसके अलावा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, 44th अमेंडमेंट एक्ट जो था बेसिकली वो अलाउ करता है कि मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह कर सकता है, लाइव टेलीकास्ट हो सकता है पार्लियामेंट। इससे क्या होता है, लोकतंत्र और एक तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी कि समझे कि कोई एक पर्दा तक नहीं रहता, बिल्कुल सारा जनता देख सकता है क्या देश में चल रहा है। ओके, फिलहाल अगर बात किया जाए कि इंडिविजुअल प्रिविलेजेस का, तो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या क्या होता है, ये तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस समझ। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस को मैंने बताया ब्रीफ में, लेकिन इंडिविजुअल प्रिविलेज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको इंडिविजुअल लेवल पे उनको कुछ प्रिविलेजेस यानी कि कुछ विशेषाधिकार दिया जाता है। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अगर बात करें कि जैसे ही पार्लियामेंट ड्यूरिंग सेशन, तो ड्यूरिंग सेशन किसी भी मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और जब से सेशन बिगिंस हुआ है, तो सिंस द सेशन बिगिंस ऑन दैट टाइम से 40 डेज बैक और 40 डेज लेटर किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर सेशंस बिगनिंग एंड एंड ऑफ द सेशन उनको किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, बस इतना याद रखिएगा। ये इंडिविजुअल लेवल पे बहुत बड़ा राइट दिया गया है। एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंटाइटल है फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिविजुअल लेवल पे, एंड दे आर नॉट लाइबल टू एनी कोर्ट प्रोसीडिंग एट इंडिविजुअल लेवल एज यू नो, जो मैंने बताया। तो सारा मिला जुलाकर वही चीज़ है। अगर बात करें व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रिविलेजेस की, क्या क्या सोर्सेज है प्रिविलेजेस के, तो सोर्सेज देखो यार, सोर्सेज की बात करें प्रिविलेजेस का तो यहाँ पे 5 सोर्सेज बताए गए हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात कर ले तो उसमें भी सोर्सेज दिए गए हैं। जैसे कि आप देखिएगा प्रोविज़न, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ही बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला सोर्स तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ही हो गया। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हो गया। सेकेंड सोर्स की अगर बात करें तो ये वेरियस लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के द्वारा कुछ टाइम टू टाइम कानून बनाया जाता है, जो उनके कलेक्टिव या फिर इंडिविजुअल लेवल जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। या फिर थर्ड बात कर ले तो जो भी रूल है दोनों हाउस का, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपल, दैट मीन्स राज्यसभा और लोकसभा का जो भी रूल है दोनों हाउसेस का, उसमें भी कुछ उनको प्रिविलेजेस दिया जाता है।
पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस होते हैं, फिर कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू, जुडिशरी भी अपने न्यायपालिका भी देखती है, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसके थ्रू भी कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। खैर अगर बात करें 106 आर्टिकल का, खैर यहाँ पर 106 है नहीं, 106 की बात करें तो वो ये बात करता है सैलरी एंड अलाउंसेज of the members, means members of either house of the parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by parliament by law, and until provisions in that respect is so made, allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of the constitution applicable in the case of members of the constituent assembly of the dominion of India. So whenever we talk about the salary and allowances of the members, वो तो पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है, और इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था बेसिकली कि सैलरी अलाउंसेस क्या है, क्या रूल है पार्लियामेंट का। तो ये डिटरमाइन होता है, पार्लियामेंट अपने लॉ के अनुसार वो डिटरमाइन करता है कि इसको कितना सैलरी मिलना है, कितना अलाउंसेस मिलना है फिलहाल। सो ये आर्टिकल 105 एंड 106 क्लियर हो चुका है, समझ गए। सो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच।